नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम भारत की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की बात करने वाले हैं जिन्हें आप सब बखूबी जानते हैं, राहुल गांधी। एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है। आज हम एक क्रोनोलॉजिकल बायोग्राफी के नजरिए से देखेंगे कि कैसे नेहरू गांधी परिवार की विशाल राजनीतिक विरासत में पले बड़े एक व्यक्ति ने समय के साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और पब्लिक इमेज को बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसा राजनीतिक वारिस जिसने अपना बचपन एक बेहद कड़े और हाई सिक्योरिटी घेरे में बिताया हो, वो अचानक 4000 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े। है ना हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ये उनकी पब्लिक इमेज को फिर से गढ़ने का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, फिर राजनीति में उनकी एंट्री, उनकी प्रमुख नीतियां, चुनावी सफर के उतार चढ़ाव, वो मशहूर जमीनी पदयात्राएं और फाइनली नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका आज का रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सालों की। एक ऐसा बचपन जो बहुत सुरक्षित था, लेकिन साथ ही पारिवारिक त्रासदियों के गहरे साए में भी था। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सुरक्षा खतरों ने लिटरली उनकी शिक्षा को शेप किया। 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद उन्हें होम स्कूलिंग करनी पड़ी। फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। आपको शायद पता हो, कैम्ब्रिज से जब वो अपना एमफिल कर रहे थे ना, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें विंसी नाम की एक फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ा था। मतलब उनकी लाइफ हमेशा से पब्लिक आई से छुपी हुई थी। इसके बाद वो 2002 में मुंबई में अपनी टेक कंसल्टिंग फर्म शुरू करने वापस आए। अब आते हैं उनके जीवन के दूसरे और अहम पड़ाव पर, आधुनिक भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश, जहां उन्होंने अपना पूरा फोकस युवाओं पर रखा। यहां आप एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। कहां लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टिंग और मुंबई में एक शांत कॉर्पोरेट लाइफ, और कहां सीधा 2004 में राजनीति के मैदान में उतरना। उन्होंने पब्लिक लाइफ में एंट्री ली और अपने पिता के पुराने गढ़ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, और मार्जिन देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से भारी जीत दर्ज की। ये एक प्राइवेट सिटीजन से फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने का एक बड़ा शिफ्ट था। 25 लाख, जी हाँ 25 लाख। जब 2007 में उन्हें महासचिव बनाया गया तो उन्होंने पार्टी के पुराने स्ट्रक्चर को बदलकर यूथ को मोबिलाइज करने पर जोर दिया। इसी का नतीजा था कि भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की मेंबरशिप सिर्फ 2 लाख से जंप करके सीधे 25 लाख तक पहुंच रही। ये एक बहुत बड़ा ग्रासरूट मोबिलाइजेशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी प्रमुख नीतियों और दृष्टिकोण की। एक सांसद के तौर पर उन्होंने अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधारों पर अपना एक स्पष्ट रुख तय करना शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर रखा। एक तरफ उन्होंने राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की जोरदार वकालत की, तो दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए EIA 2020 ड्राफ्ट का विरोध किया। इसके अलावा चाहे वो 2016 की नोटबंदी हो या फिर क्रोनी कैपिटलिज्म और आर्थिक असमानता का मुद्दा, उन्होंने हमेशा इन नीतियों का कड़ा विरोध किया है। उनका फोकस साफ तौर पर इकोनॉमिक फेयरनेस और सोशल रिफॉर्म्स पर रहा है। इस विजन को समझने के लिए इस कोट को देखिए, भारत तभी वास्तव में सफल होगा जब समाज में महिलाओं को समान स्थान मिलेगा। ये बात सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी। उनके इस नजरिए ने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के उनके समर्थन को और मजबूती दी। यहाँ तक कि उन्होंने अमेठी के गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी शुरू किए थे। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर की। चुनावी लड़ाइयाँ, उनके उतार चढ़ाव और कानूनी बाधाएं। इस डेटा टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो उनके चुनावी सफर का पूरा ग्राफ समझ आ जाता है। 2004 और 2014 में अमेठी से शानदार जीत, लेकिन फिर 2019 में उसी पारंपरिक सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसी साल उन्होंने दक्षिण भारत में वायनाड से और फिर 2024 में रायबरेली से लगभग 4 लाख के भारी अंतर से वापसी भी की। ये टेबल उनके पॉलिटिकल करियर के शिफ्टिंग ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। अब राजनीति है तो विवाद और कानूनी लड़ाइयां भी होंगी ही। 2019 के चुनाव प्रचार में मोदी सरनेम पर की गई उनकी एक टिप्पणी ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
नतीजा 2023 में उन्हें मानहानि के लिए दोषी ठहराया गया और कुछ समय के लिए वो संसद से डिस्क्वालीफाई भी हो गए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी, लेकिन इस घटना ने इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा मुद्दा रहा नेशनल हेराल्ड केस। इसमें उन पर और पार्टी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। हालांकि सच ये भी है कि अदालतों को भ्रष्टाचार या किसी साजिश का कोई प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला है। वहीं राहुल गांधी ने इस पूरी जांच को बदले की राजनीति का नाम दिया है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक उनके कई बयानों ने तीखी बहस को जन्म दिया है। चाहे वो 2009 में विकीलीक्स द्वारा सामने आई धार्मिक कट्टरपंथ पर उनकी चिंताएं हों या 2013 के दंगों के बाद की टिप्पणियां। और हाल ही की बात करें तो 2025 में कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किए, उससे भी सरकार की जवाबदेही पर एक बड़ी नेशनल डिबेट खड़ी हो गई। तो अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया, जमीनी स्तर की पदयात्राएं, विशेष रूप से भारत जोड़ो यात्रा। 4080 किलोमीटर। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगातार 137 दिनों तक पैदल चलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पूरी यात्रा का जो कोर आइडिया था वो था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और जनता से सीधा कनेक्ट बनाना। और यही वो जगह है जहां उनकी स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले की पारंपरिक राजनीति क्या थी? बड़े बड़े भाषण, टॉप डाउन ऑर्डर्स और फैमिली लेगेसी के भरोसे चुनाव लड़ना। लेकिन उन्होंने इस सब को छोड़कर एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। वो सड़कों पर उतरे, 12 राज्यों में पैदल चले और सीधा आम लोगों से बात की। इस बेहद थका देने वाली पदयात्रा ने न सिर्फ उनकी पब्लिक इमेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, बल्कि कई राज्यों में उनकी पार्टी को एक नया जीवन भी दे दिया। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में उनकी राष्ट्रीय स्तर पर वापसी। इस ग्रासरूट मोमेंटम का असर हमें 2024 के आम चुनावों में साफ दिखा। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर पूरे 10 साल बाद मुख्य विपक्षी दल का दर्जा वापस हासिल किया और इसी ऐतिहासिक जीत के साथ राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष का नेता बनते ही उनका पहला साल काफी एक्शन से भरा रहा। उनके लगातार दबाव का ही नतीजा था कि अप्रैल 2025 में सरकार को राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की उनकी मांग को ऑफिशियली अपनाना पड़ा। वो हमेशा से मानते आए हैं कि देश में गहरे सामाजिक सुधार के लिए ये सबसे पहला और ज़रूरी कदम है, और एक नई लीडरशिप रोल में ये उनकी एक बहुत बड़ी विधायी जीत थी। तो इस पूरे सफ़र को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। एक इंसान जो कभी हाई सिक्योरिटी में पला बढ़ा, जिसने एक शांत कॉर्पोरेट जॉब की और जो बाद में 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके एक मास लीडर बन गया, उसकी ये रणनीतियां और नीतियां आगे चलकर हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाएंगी, इस पर जरूर सोचिएगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जर्नी डिकोड करने में मजा आया होगा।